नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। और इस चैप्टर पे आज हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है। देखिए, हमने अपने पिछले 2 वीडियो में शांता की कहानी के बारे में जाना कि किस तरह से उस पर झूठे चोरी के इल्ज़ाम में उसे जेल जाना पड़ता है, उसे और उसके भाई को। फिर किस तरह से एक सरकारी वकील उसे दिया जाता है उसकी अपनी बात को कहने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लें कि सरकारी वकील जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 22 इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए बचाव करने का मौलिक अधिकार होता है। तो देखिए, बात यह है कि जिनके पास पैसे होते हैं वो तो ये व्यवस्था कर लेते हैं। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम वगैरह जुर्म के लिए लगते हैं तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से ये सुविधा दी जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेवारी जो है वो राज्य के ऊपर सौंपी गई है। जो गरीब है या किसी तरह से वकील नहीं रख सकते। फिर देखिए, हमने एफआईआर के बारे में जाना। इसमें कह सकते हैं कि किस तरह से इसे तैयार किया जाता है, किसके नाम होते हैं, स्थान, डेट, किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो ये हमने अपने पिछले वीडियो में जाना। अब हमारा आज का जो मुख्य बिंदु है वो है कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है और इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। तो हमने पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या जो हुई थी उस घटना को याद आप कर सकते हैं। जो आरोपी लक्ष्मण रहता है, उसका जो पति रहता है, उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा जो है वो राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए इस मुकदमे को राज्य मतलब दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। तो इसी तरह शांति वाले मुकदमे में हम क्या कर सकते हैं कि श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्ब्राव की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राव का नाम हम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो सरकारी वकील रहते हैं उन्हें आप जानते हैं राज्य की तरफ से नियुक्त किया जाता है, तो वो अपने बातों को रखते हैं। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र को दाखिल करता है। तो सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह इन और सबूतों को पेश करे, तभी अदालत जो है वो सही फैसला दे सकती है। तो आप समझ चुके होंगे कि वकील की भूमिका क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। तो न्यायाधीश आप समझ सकते हैं उसकी वही भूमिका होती है जो खेलों में एम्पायर की भूमिका होती है। वे निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों, सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करता है कि आरोपी जो है वो सचमुच दोषी है या दोषी नहीं है। तो अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। तो ये जो कानून है वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से ही दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, या फिर उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक साथ दोनों तरह की भी सज़ा दी जाती है।
ठीक है। तो ये हुआ न्यायाधीश की भूमिका के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है हमारा निष्पक्ष सुनवाई क्या होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप न्यायाधीश महोदय जो है वो शांति का मुकदमा जो है चोरी वाला किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयान की नकल ना दी होती तब क्या होता। वो किस तरह से निष्पक्ष सुनवाई करते, है ना। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहाँ पर शांति सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता, क्योंकि ये आर्थिक रूप से तो कमज़ोर थे। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों के जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता तब क्या होता। पहले ही मान लिया जाता कि शांति दोषी है तब क्या होता। देखिए यहाँ पर कितने सारे सवाल हैं। तो इन सभी कार्यों को काफ़ी खूबी से किया गया तभी तो निष्पक्ष, है ना, सुनवाई हुई, निष्पक्ष निर्णय लिया गया। तो अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार का आश्वासन दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष जो सुनवाई है उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चित्रकथा है, पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर आप वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर आपको यहाँ ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो पहली बात यह है कि शांति को आरोप पत्र और अन्य सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। तो शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। तो यह जो मुकदमा है जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया था। जो शांति का भाई सुशील था उसने अदालत में कार्रवाई में वो मौजूद भी रहता है। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया, है ना। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे और फैसला सुना दिया गया। शांति का एक वकील जो है वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया, मतलब बोलने का, बातचीत करने का, मिलने का मौका दिया गया। अधिवक्ता जो राय थी उन्हें शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी अधिकार दिया गया। तो जो पुलिस है, हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। तो ये जो अभियोजन पक्ष है, तो अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। तो इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की जो कमज़ोर स्थिति थी आर्थिक रूप से, तो इस स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया गया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश का जो आचरण है वो लगातार निष्पक्ष रहा। चूँकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, मतलब चोरी तो हुई थी लेकिन शांति ने नहीं, तो इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। देखिए इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया, संविधान,
और कानून दोनों में यह कहा गया कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न जाति का हो, वर्ग, धर्म, वैचारिक मान्यता के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जो है वो दिया जाए। कानून का जो शासन है वो कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ना दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से अध्याय हमारा जो 6 है आज पूरी तरह से कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।